बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो ये टॉपिक जो हम पहले पढ़ रहे हैं उसी का ही तसलसल है। आज हमने पढ़ना है दी लंग्स यानी फेफड़े। जो फेफड़े होते हैं इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एल्वियोलाई। तो किसी भी एक तरफ राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर भी तमाम एल्वियोलाई मिलकर जो है वो एक लंग बनाती हैं। तो एल्वियोलाइज का जो मजमुआ होता है उसको लंग कहा जाता है। उसके अंदर जो है ब्रोंकाई इंटर होती हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट हैं और एल्वियोलाई हैं, ये मिलकर एक लंग बनाती हैं। तो ये जो है ये लंग की डेफिनेशन है। अब लंग्स जो हैं ये होते कहाँ पर हैं? लंग्स जो हैं ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी जो है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ जो हैं वो एक केज यानी एक पिंजरे की तरह होती हैं। जिस तरह ये वाली डायग्राम देखें तो ये पसलियाँ हैं, ये सामने की तरफ हैं, इसी तरह ये घूमकर पीछे की तरफ भी जाती हैं। तो इनके दरमियान में एक काफ़ी सारी खाली जगह होती है, उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो इसको रिब केज इसलिए कहते हैं, रिब से मुराद है पसलियाँ और केज पिंजरे को कहते हैं कि ये पसलियाँ हैं इनके दरमियान खाली जगह होती है और ये जो है ज़ाहरी तौर पर देखने में एक पिंजरे की शक्ल में नज़र आती हैं। तो लंग्स या फेफड़े जो हैं वो इनके अंदर होते हैं। जिस तरह अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें सामने वाली पसलियाँ जो हैं वो नहीं दिखाई गई, ये हैं पीछे की तरफ जाने वाली पसलियाँ हैं और यहाँ पर जो है वो हार्ट है, लंग्स हैं और इनके ऊपर सामने की तरफ भी होंगी जिस तरह यहाँ पर है। तो ये पूरा एक रिब केज है, इसके अंदर जो है ये लंग्स हैं और यहाँ पर हार्ट भी मौजूद है। तो थोरेसिक कैविटी जो है इसके अंदर ये लंग्स पाए जाते हैं। ये है लोकेशन ऑफ लंग्स। तो लोकेशन ऑफ लंग्स है इन दी थोरेसिक कैविटी। अब ये वाली जो पसलियाँ हैं या रिब्स हैं इनकी तादाद होती है 12 पेयर्स की शक्ल में 12 और वैसे जो है मजमूई तौर पर ये 24 होंगी। अब जिस तरह ये पसलियाँ हैं ये वाली है, तो इसके बाद ये है, फिर नीचे है, आपस में ये मसल्स के जरिए जुड़ी हुई होती हैं। इनके दरमियान में मसल्स होते हैं जो इनको आपस में अटैच करते हैं। तो ये वाले जो मसल्स हैं इनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स वो मसल्स हैं जो रिब्स के ऊपर पाए जाते हैं और रिब्स को आपस में अटैच करते हैं। यानी यहाँ पर मसल्स होंगे और उसके बाद वो मसल्स यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ये मसल्स जो हैं ये रिब्स को आपस में अटैच करते हैं। इन मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। इसके बाद जो है इसमें नीचे जो है एक मस्कुलर लेयर होती है, इसको डायाफ्राम कहा जाता है। तो रिब केज जो है ये लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और नीचे जो है वो डायाफ्राम एक मसल की बनी हुई लेयर होती है जो कि मौजूद होती है। इसके अलावा जो है जो लंग्स होते हैं ये तो है इनकी मैकेनिकल जो है वो बाहर से प्रोटेक्शन। जो लंग्स होते हैं उनमें चूंकि हवा जाती है और फिर बाहर आती है तो वो मसलसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो लंग्स हैं उनकी जो बैरूनी दीवारें हैं उनका रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स के दरमियान जो है वो रगड़ पैदा हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए लंग्स का अपना एक सिस्टम होता है। जिस तरह जो है ये लंग्स हैं तो इसमें जो है जो आउटर लेयर है ये वाली, अगर इसको हम मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह बनेगी। इसमें जो है वो दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक ये वाली जो रेड लाइन नजर आ रही है इसको कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक ये ब्लू कलर वाली इसको कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके दरमियान में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये वाला फ्लूइड जो है इसको एब्रीजन से बचाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और दरमियान में वाइट एरिया जो है यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो जो इनके जो है वो फैलने और सिकुड़ने के दरमियान फिर एब्रेजन से ये वाला फ्लूइड जो है इसको बचा रहा होता है। तो ये जो है ये इसकी प्रोटेक्शन का ही सिस्टम है। तो प्रोटेक्शन के लिए एक तो इसके पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और उसके अलावा जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन है जिसके दरमियान में फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर लंग्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा जो है इसमें अगर लंग्स को हम देखें तो ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके 3 लोब होते हैं, 1, 2 और 3। और जो लेफ्ट लंग है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, उसके 2 लोब होते हैं, 1 और 2। तो ये जो है ये लंग्स के बारे में है कि लंग्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, उसके बाद उनकी लोकेशन है थोरेसिक कैविटी, फिर उनकी प्रोटेक्शन है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं और उसके बाद उनका साइज जो है उसमें इसका डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी सांस लेने का जो
तरीक़ाकार है। सांस लेने का जो तरीक़ाकार है, इसमें बुनियादी तौर पर 2 मराहल होते हैं। पहला मरहला जो है वो है इनहेलेशन, हवा का फेफड़ों के अंदर जाना, इस अमल को इनहेलेशन कहते हैं। और दूसरा अमल है एक्सहेलेशन, हवा का फेफड़ों से बाहर जाना। तो हवा का जो फेफड़ों के अंदर आना है इसमें और बाहर जाना, उसमें बुनियादी तौर पर जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये प्रोसेस होता है। बाहर हवा का एक दबाव है। इनहेलेशन के प्रोसेस में फेफड़ों के ऊपर दबाव को बहुत कम कर दिया जाता है। जब दबाव कम होता है तो बाहर से एयर खुद ब खुद प्रेशर डिफरेंस की वजह से फेफड़ों के अंदर चली जाती है। अगले ही लम्हे फेफड़ों के ऊपर दबाव को बढ़ा दिया जाता है, जिससे हवा जो है वो बाहर आ जाती है। अब ये दबाव कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है? इनहेलेशन का प्रोसेस, इसमें फेफड़ों के ऊपर दबाव को कम किया जाता है। उसका तरीकाकार ये है, उसमें 2 चीज़ें हैं। ये वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये इसको डायाफ्राम कहते हैं। इनहेलेशन में ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा, जिस तरह ये नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आएगा तो वहाँ पर फेफड़ों के ऊपर जो है वो प्रेशर कम होगा, यहाँ पर खला पैदा होगा तो प्रेशर कम होगा। दूसरा फिनोमेना है यहाँ पर जो रिब्स हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब केज यानी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी। जब वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो फेफड़ों के ऊपर दबाव कम होगा। तो इस तरह एक ही वक्त में इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि पसलियाँ ऊपर की तरफ उठें, और डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह हर तरफ से फेफड़ों के ऊपर जो प्रेशर है या दबाव है वो कम हो जाता है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा अंदर आ जाती है। अगले ही लम्हे इसका रिवर्स होता है, जो डायाफ्राम है वो इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, और उसी दौरान जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगी, यानी दोनों तरफ से लंग्स के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से हवा जो है वो बाहर चली जाएगी। इस फिनोमिना को एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इस तरह जो है ये प्रोसेस है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। और इस थोड़े से टाइम में जब हवा फेफड़ों के अंदर मौजूद होती है तो इस तरह यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, और ये प्रोसेस जो है ये मुसलसल चलता रहता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड वो एयर जो फेफड़ों के अंदर आती है, एंड एक्सपायर्ड जो फेफड़ों से बाहर जाती है, उसमें फ़र्क क्या होता है? तो बुनियादी तौर पर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसमें गैशियस एक्सचेंज जो है वो मकसद है। तो अब गैशियस एक्सचेंज हमें एयर की कंपोजिशन जो कि बॉडी के अंदर जाती है और बाहर आती है, उसके कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि क्या एक्सचेंज हुआ। तो इसमें हम तमाम कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 देखेंगे। पहला है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो इंस्पायर्ड एयर है यानी फेफड़ों में जो हवा जाती है उसमें 21% होता है, और जो बाहर जाती है यानी एक्सपायर्ड है उसमें 16% है, यानी 5% ऑक्सीजन में कमी आई। ये वो ऑक्सीजन है जो फेफड़ों में से ब्लड ने एब्जॉर्ब कर ली। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड में है 0.04 और एक्सपायर्ड में है ये 4%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार जो है ये बढ़ गई। जो इंस्पायर्ड एयर है 0.04 और जो एक्सपायर्ड है वो 4% है। तो 0.04 से 4% बढ़ गई। ये बढ़ी इसलिए है कि जो ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो उसने हवा को दे दी, और इस तरह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार में इजाफा हो गया। तो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन की मिकदार में कमी हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार में इजाफा हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड ने एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए उसमें कमी हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इजाफा इसलिए हुआ कि ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो उसने उस हवा को दे दी और वो बाहर आएगी। उसके बाद है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कोई कमी या इजाफा नहीं होता क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज में शामिल नहीं होती। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इंस्पायर्ड में है वेरिएबल। ये डिपेंड करता है मौसम किस तरह का। बरसात का मौसम है तो वाटर वेपर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, गर्मियों में भी निस्बतन ज़्यादा होती है। जब शदीद सर्दी होती है तो ये कम हो जाती है। एक्सपायर्ड में है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड इसलिए होती है दोनों सूरतों में कि जब एयर पैसेजवेज में से हवा गुजरती है तो वहाँ से वो वाटर्स को एब्जॉर्ब करती है, और एक्सपायर्ड में हमेशा वो सैचुरेटेड ही होती है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरिएबल है, यानी कहीं पर कम होगी कहीं पर ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करता है किस जगह पर मौजूद है। अगर जो है किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर जो है वो हवा के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, कॉटन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसके करीब कहीं पर मौजूद हैं, ट्रैफिक चल रही है, गर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हवा में आ गई है, तो ऐसी सूरत में जो है वो डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। किसी साफ़ सुथरे इलाके में है तो वहाँ पर ये कम होगी।
एक्सपायर्ड एयर में ये तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो नेजल कैविटी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, और इस तरह जब एक्सपायर्ड एयर होती है तो उसमें वो मौजूद नहीं होते। इसके अलावा लास्ट है टेम्परेचर। इंस्पायर्ड में वेरिएबल होता है, क्योंकि मौसम तब्दील होता रहता है, उससे हवा का टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा हो गया, सर्दियों में कम हो गया, तो ये वेरिएबल है। और एक्सपायर्ड में ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, तो ये बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है, क्योंकि जब एयर पैसेज वेज में से हवा गुजरती है तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाया जाता है, इसलिए एक्सपायर्ड में ये बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक जो है वो एंड हो गया। अब इसमें से जो चीज़ें आपने याद करनी है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6, इसमें है दी लंग्स। तो इसमें स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है, ऑल दी एल्वेओलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, यानी तमाम एल्वेओलाई मिलकर एक लंग बनाती हैं। उसके बाद है देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन दी थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स जो है वो तादाद में 2 होते हैं और इनकी लोकेशन है थोरेसिक कैविटी। इसके बाद जो है ये इसकी प्रोटेक्शन है, इसमें रिब्स हैं, उसके अलावा इंटरकॉस्टल मसल्स है, डायाफ्राम है। तो ये अलग से डेफिनेशंस भी हैं, और उसके अलावा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें होता है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये मौजूद है। प्रोटेक्शन 2 जगहों पर है, एक ये वाली 2 लाइनें, और इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन, वो भी इसी में आएगी। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें भी आपने यही चीज़ें याद करनी हैं जो आपको बताई गई हैं। इसमें जो है वो 2 जो लंग्स होते हैं, एक साइज में बड़ा है, दूसरा छोटा है, उनकी लोब्स की तादाद और दीगर चीज़ें। तो ये दोनों पैराग्राफ्स आपने मुकम्मल याद करने हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसकी 2 स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, मुकम्मल याद करना है। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, ये भी मुकम्मल याद करना है। इसके बाद एक पैराग्राफ है, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। इसमें 2 चीज़ें याद करनी है। स्टार्ट में है ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दैट इज एट रेस्ट। तो रूटीन में जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम्स होता है। और इसी तरह आखिरी लाइन कि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें ये 30 to 40 होता है। इसकी रीज़न ये है कि जब एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए इस रेट में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये आखिरी पैराग्राफ और साइड इंफॉर्मेशन, इसको आपने MCQs के लिए रीड करना है। पेज नंबर 8, इस पर जो है वो एक टेबल है, कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, ये भी आपने मुकम्मल याद करना है। तो यहाँ तक का आपका आज का लेसन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है और लिखकर सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।